वेलकम टू कोचिंग केयर लेसन। आपको याद होगा कि कल हमने साउंड पढ़ी थी। साउंड क्या होती है, साउंड कैसे होती है, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, वो सब हमने पढ़ा था। फिर भी हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। जो साउंड की हमने डेफिनेशन बोली है उसमें हमने क्या बताया है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइक हीट एनर्जी, लाइक लाइक लाइट एनर्जी, लाइक विंड एनर्जी। इसी तरह जो साउंड होती है ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। This is also a form of energy like other form of energies which give a sensation of hearing to ears, and it travels like a wave. It travels in the form of wave. So sound wave, that's why it's called a sound wave. तो फिर जब वेव की बात आई तो हमने सोचा कि हम वेव के बारे में आज पढ़ेंगे। तो वेव होती क्या है? वेव की डेफिनेशन मैंने यहां बना के रखी है। इट इज a disturbance of the medium which transfers energy from one place to other place by to and fro motion of particles of a medium without actual moment of particles of medium। यानी कि ये बता रहा है कि किसी मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एयर का मीडियम है, सॉलिड का मीडियम है, लिक्विड का मीडियम है, उसकी जो पार्टिकल्स है किसी वजह से, साउंड सोर्स की वजह से या कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जब वहां होती है उसकी वजह से जो आसपास में बगल में हवा होती है तो वो हवा पार्टिकल्स या जो भी मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा उनको फोर्स लग जाता है। विद द रिजल्ट इनको इनमें एनर्जी आ जाती है। ये जो एनर्जी आती है तो वो फिर आगे आगे दूसरे पार्टिकल्स जो है उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। तो अल्टीमेटली वो एनर्जी पास होती है फ्रॉम one to another, another to another, ultimately they reach to listener। तो इस तरह ये वेव ट्रैवल कर लेती है। देखिए, अब सवाल है कि कैसे असल में ये ट्रैवल होता है। हमने बोला इट इज ए डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब हो गया जब साउंड सोर्स जो भी होगा, हमने यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क लिया है, तो जब इसने ऐसे हमने इसको मारा तो हवा जो आसपास में था या पार्टिकल्स ऑफ मीडियम थे तो उनको थोड़ा सा प्रेशर आ गया। तो विद द रिजल्ट जो एनर्जी उनमें आई तो ये यहां थोड़ा सा निकला आगे, उस जो साथ में उसका पार्टिकल था उसको कोलाइड हो गया उससे। तो जब उसके साथ कोलाइड हो गया फिर वापस आ गया, अपनी जगह पर आ गया, लेकिन एनर्जी उसने ट्रांसफर की इसमें, और इसके पास अब ट्रांसफर एनर्जी हुई तो ये भी आगे जाता है, इसके साथ कोलाइड करके एनर्जी वहीं छोड़ के ट्रांसफर करके आता है, खुद वापस आ जाता है। इसी तरह अगला वाला जो एनर्जी उसके पास रहती है वो इसको मारता है और ये एनर्जी ये खुद वापस आता है, एनर्जी यहाँ चला। इसी तरह एनर्जी यहां से 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 अल्टीमेटली लास्ट पार्टिकल पर पहुंच जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अपनी ही जगह रहते हैं, अपने इक्विलिब्रियम में रहते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहते हैं, खाली एक वाइब्रेट होते हैं। वो जो वाइब्रेट हो रहा है वही डिस्टर्बेंस है। इसीलिए हम बोल रहे हैं वेव इज ए डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम which transfers energy from one place to other place by to and fro motion of medium particles without actual movement of particles of medium। okay, let's move। so we हमने बोला कि अब डिस्टर्बेंस होती है ये वेव, लेकिन एक्चुअल मोमेंट नहीं होती है। यहां हम एक चीज करेंगे, अगर हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं, जैसे वो बैंगल्स वगैरह लेडीज पहनते हैं, तो उसमें हम लेंगे, वो कलरफुल होते हैं। सपोज पहला जो हम एक साइड से पकड़ लेंगे दूसरे, तो फिर हम जब उसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, घुमाएंगे, तो वो ऐसे वेव, वो ऐसे मोमेंट इधर यहाँ 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 अल्टीमेटली लास्ट बैंगल पे पहुंच जाती है। या स्प्रिंग ले लेंगे, उसमें भी वैसा ही होता है। लेकिन जो कलर है, पहला रेड था, लास्ट वाला ग्रीन था, वो रेड ही रहेगा, वो ग्रीन ही। ये रेड वाला ग्रीन की लास्ट में नहीं पहुंचेगा। अगर ये पहुंचता तो हम ये बोलते हैं कि मटेरियल पार्टिकल का एक्चुअली जर्नी हो जाता है, ट्रेवल होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप घर में ही कर सकते हैं। जो पहले रेड है कलर, जो भी आप रेड रखोगे वो अपनी जगह पे है, खाली जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है बैंगल टू बैंगल, स्प्रिंग, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, तो अल्टीमेटली वो लास्ट में वो एनर्जी लास्ट में पहुंच जाती है। तो इसी तरह अगर हम एक रोप ले लेंगे, उसको हम ऐसे करेंगे तो वहां भी वो वेव जैसी बन जाएगी।
तो वहां भी डिस्टरबेंस हो जाता है। मतलब वहां भी अगर हम उस रोप का पहला हिस्सा हम सपोज रेड रखेंगे या कोई कलरफुल रखेंगे, फिर देखेंगे वो रेड कहाँ जाता है जब हम ऐसे कर लेते हैं, वो वहीं रहता है, लेकिन एनर्जी वहां एंड पर पहुंच जाती है। तो मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल पार्टिकल होता है वो अपनी जगह ही रहता है, खाली वो वाइब्रेशन करता है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, कोई मैसेज लेके, हीट लेके, एनर्जी लेके, साउंड लेके, जो भी करना है। तो इस तरह वेव ट्रैवल हो जाते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जो वेव होती है, अब हमने उसको डिफाइन कर लिया। इसके मोटे मोटे अल्फाज में उसके दो टाइप्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और ट्रांसवर्स वेव होती है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है मैंने यहाँ थोड़ा बना के रखा है, जैसे हमने यहाँ से, जैसे हमने किसी चीज से उसको किया तो ये यहाँ कंप्रेस हो गया पार्टिकल्स, तो इसको कंप्रेशन बोलते हैं। उसके बाद जब हमने हटाया तो ये यहाँ रिलैक्स हो गया, ये एनर्जी यहाँ पहुंच गई, तो फिर यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई, तो पीछे पीछे ये रिलैक्स एरिया होता है, मतलब यहाँ एनर्जी कम होती है, इसीलिए इसको कंप्रेशन बोलते हैं। ये रेरफैक्शन बोलते हैं, कंप्रेशन, रेरफैक्शन, कंप्रेशन, रेरफैक्शन, कंप्रेशन, ऐसे ही चलता है ये। तो जो कंप्रेशन होता है वहां पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं, तो वहां जो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल होते हैं वो बढ़ जाती है, तो इसलिए मैंने यहां रखा एरो हाई। और जो प्रेशर होता है प्रेशर भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये पास पास में आ जाते हैं, तो वो भी मैंने रखा हाई। तो कंप्रेशन पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। और जो रैरफैक्शन होता है वहां प्रेशर कम हो जाता है, मैंने एरो डाउन किया, और डेंसिटी भी कम होता है, तो यही एरो हम यहां भी इंडिकेट करते हैं। तो रैरफैक्ट कंप्रेशन पे क्या होता है, प्रेशर अप होता है, डेंसिटी अप होती है, लेकिन रैरफैक्शन पे प्रेशर डाउन होता है और डेंसिटी जो है वो भी डाउन होती है, ऐसे ऐसे वहां पहुंचता है। असल में क्या है कंप्रेशन, वही मैंने बोला, जब एनर्जी यहां हम डिस्टर्ब करते हैं, ये फिर यहां जाती है फिर वापस आ जाता है, यहां जाती है फिर वापस आ जाता है, तो ये रिलैक्स होता है अपनी जगह आके, वापस इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है, तो उसका वापस आ जाता है, मतलब फिर उसमें कोई एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी ऑलरेडी पास्ट होती है। तो इसीलिए हमने ये बना दिया ये कंप्रेशन का। इसी तरह ट्रांसवर्स वेव होती है, तो इसमें ये जैसे रोप को हमने किया था तो ये बन गया था इसका, तो ये एम्पलीट्यूड होता है, ये डिस्टेंस, ये जो यहां से यहां तक मीन से इस मैक्सिमम पोजीशन पर जो एरिया होता है ये एम्पलीट्यूड होता है। और यहां से यहां तक जो होता है ये एक साइकिल होता है। अगर हम बोलेंगे तो दिस इज वन साइकिल, हम कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में भी ये भी होता है, और कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में ये भी साइकिल होता है, या वाइब्रेशन होती है, या उसको ऑसिलेशन बोलते हैं, या हम यहां से यहां भी ले सकते हैं मीन टू मीन, तो ये भी एक साइकिल होता है, एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है इसके एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है यही साउंड वेव जो हम पढ़ते थे, साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसी तरह जो हमारे पास स्प्रिंग होता है या बैंगल का वो एक होता है, वो बंडल होती है, कनेक्टेड बंडल होती है, तो वो भी उसको जब हम हिलाएंगे तो एनर्जी पास हो जाएगी, वो भी एक लॉन्गिट्यूडनल की वेव बनती है, वहां भी कंप्रेशन रेफ्रैक्शन बन जाती है। तो अब जो ट्रांसवर्स वेव है इसकी एग्जाम्पल क्या रहेगी, इसका हमने बोला जैसे स्ट्रिंग है या रोप ले लेंगे, उसको जब हम घुमाएंगे तो वो उसमें ट्रांसवर्स वेव बन जाती है, या ट्रांसवर्स वेव बन जाती है जहां जो वाटर होता है, जब हम कोई पत्थर वहां डालते हैं आपको लगता है वो वाटर रिपल्स गोल गोल बन जाते हैं, वो भी एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव है। वहां भी क्या होता है, वहां मैं समझाऊंगा आगे वो होता क्या है, लेकिन फिलहाल आप एग्जाम्पल याद रखो। तो ये मैंने लिखा है वेव इज स्ट्रिंग और रोप, इसमें ये एग्जांपल है, और वेव ऑफ वाटर रिपल्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के अंदर नहीं, वाटर के सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वाइब्रेशन, ऑसिलेशन या साइकिल, जैसे मैंने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स, और डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, और डिस्टेंस बिटवीन मीन टू मीन, this is called one cycle, this is called one oscillation, this is called one vibration। ठीक है, और जो वाइब्रेशन मैंने बोला कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है
ये वाला, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, उसके बाद होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अगर हम बता देंगे, आप लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स और ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकंड और मेड इन पर सेकंड। ठीक है, तो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन करेंगे? अगर एक सेकंड में यहां से यहां तक ये करेगा तो ये हो गया ना एक साइकिल। तो उसमें क्या है, नहीं यहां से यहां तक क्या आता है, यहां से यहां तक, ये साइकिल एक बन जाता है, यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां से यहां तक एक साइकिल होता है। अगर एक सेकंड में यहां से यहां तक एक साइकिल हो जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो यहां अगर 2 बार एक सेकंड में ये साइकिल बनाएंगे, 2 साइकिल 2 वाइब्रेशन, तो 2 होगी फ्रीक्वेंसी। अगर 10 बार करेंगे वाइब्रेशन तो एक सेकंड में, तो होगी 2 हो गए 10, हो गया 10 फ्रीक्वेंसी। आपको पता होगा कि पावर भी एक वेव है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलती है, या लाइट जो होती है उसको भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। हालांकि वो बिल्कुल उसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही अलग है, लेकिन यहां मैं एक चीज समझाऊंगा। जैसे फ्रीक्वेंसी है, हमने देखा होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स देखते हैं या हम पावर के बारे में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इंडिया में। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ये जो वेव है पावर की, जो पावर की वेव होती है, एक सेकंड में कितने बनते हैं? 50 बार 50 साइकिल्स बन जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसकी यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज, तो हर्ट्ज में ही हम उसको मेजर करते हैं। उसके बाद हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हो गया एक्चुअली इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। यानी कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इफ मोर द फ्रीक्वेंसी, लेस विल बी द टाइम, more will be the frequency, less will be the time. Okay, so it is t is equal to 1 by f। अगर f अभी 50 होगा तो t होगा 1 by 50। अगर f होगा 1 by 50 तो t होगा 50। ये याद रखो, क्योंकि ये इस फार्मूला से आपको बन जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 by फ्रीक्वेंसी, f से हम डिनाइट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडन की बारे की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, इट इज अ वेव इन विच particles of a medium vibrate in the direction of a wave and transfer energy from one point to other point। ओके, तो मतलब जो उसके पार्टिकल्स है, जैसे मैंने साउंड वेव में बोला, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में, तो उसमें इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, ऐसे ये डायरेक्शन ऑफ वेव होती है, इसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। तो जब ऐसा कर करके वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं पार्टिकल टू पार्टिकल, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में पढ़ा है, तो उसकी वजह से वो अल्टीमेट एंड पर पहुंच जाता है एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, इट इज अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव एंड ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिकल खाली उसमें इन द डायरेक्शन ऑफ वेव होता था, इसमें वाइब्रेट होता पार्टिकल किसमें? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी कि ऐसे 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 करके जैसे पानी में जैसे पानी रिपल होता है, ऐसे ऐसे करता है। लेकिन आप मत समझो कि वहां पानी निकल जाता है बाहर, नहीं, वो खाली डिस्टर्बेंस होती है, पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है और अल्टीमेटली किनारे तक वो पहुंच जाती है। तो ट्रांसवर्स की डिफरेंट डेफिनेशन क्या है? इट इज अ वेव इन विच particles of a medium vibrate perpendicular to the direction of wave and transfers energy from one point to other point। ओके, क्लियर? जैसे मैंने बोला, इसके एग्जांपल है रोप, स्ट्रिंग और सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब डिफरेंस दोनों में क्या होगी? जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव हमने बोला, यहां ट्रांसवर्स वेव बोल। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है, इसमें टू एंड फ्रो डायरेक्शन होती है वाइब्रेशन की। ठीक है ना, टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। जो पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, वो टू एंड फ्रो ऐसे 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 करके एनर्जी ट्रांसफर होती है। जो ट्रांसफर्स होता है उसमें परपेंडिकुलर टू द वेव, ऐसे 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 ट्रांसफर पार्टिकल्स होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ऐसे ट्रांसफर होते हैं एनर्जी।
इसकी एग्जाम्पल मैंने बोला साउंड वेव या स्प्रिंग में या बैंगल्स में, बैंगल बंडल में। तो इसमें स्ट्रिंग है, रोप है या सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा ही है तो ये हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब तीसरा इसमें क्या है, लिक्विड सॉलिड गैस। तो इसका मीडियम जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ये लिक्विड मीडियम, सॉलिड और गैस तीनों मीडियम में पास हो जाती है, वैक्यूम में नहीं होता है। ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये सॉलिड में है और सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें या लाइट वेव की बात करें, वो तो वैक्यूम में भी चलती है। उसके बाद आ गया चौथा, जैसे मैंने बोला लॉन्गिट्यूडनल वेव में डेंसिटी और प्रेशर वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कंप्रेशन आता है, डेंसिटी बढ़ जाती है पार्टिकल ऑफ मीडियम में और प्रेशर भी बढ़ जाता है। जैसे रेयरफेक्शन आता है तो कम हो जाता है, फिर से ज्यादा होता है कंप्रेशन में, फिर से रेयर में कम होता है। ठीक है, तो यहाँ कोई चेंज ऐसी नहीं होती है इसमें ट्रांसवर्स वेव में। तो फिर लास्ट वन जो है, इसमें कंप्रेशंस बनते हैं, आपके रेयरफेक्शंस बनते हैं जैसे हमने पढ़ा, और इसमें आपको क्रेस्ट्स और ट्रफ्स बनाते हैं। क्रेस्ट क्या होता है, जो ऊपर बनेगा, ऊपर वाला पार्ट, जो ट्रफ बन है वो नीचे वाला पार्ट। तो ऐसे ही क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ करके एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। आज के लिए इतना ही है, तो कल हम एक अच्छा सा टॉपिक, आज फिलहाल साउंड और वेव के बारे में कंप्लीट हुआ। जो भी 9th 10th के बारे में चीजें होते हैं वो हमने कोशिश की कि कवर हो जाए, तो हो भी गए कवर। अगर कोई भी होगा हमें कमेंट में लिखें, कुछ और इसमें आपको क्लैरिफिकेशन जरूरत होगी हम सारा कर लेंगे। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।